नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरु जी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज यूपी पीसीएस प्री 2025 का जो पेपर होने वाला है अक्टूबर को, उसके लिए एक मॉक टेस्ट बनाया है। 50 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट है जो हाई प्रोबेबिलिटी के टॉपिक रहेंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर। मेरा मानना है कि पीसीएस प्री क्रैक करने के लिए आपको अनंत चीजें नहीं पढ़नी होती हैं। अगर आप 40-50 टॉपिक्स को अच्छा कमांड कर लेते हैं और एक बार आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया ढंग से और 40-50 टॉपिक में आपने इतनी कमांड कर ली कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन कोई भी अगर आएगा इस टॉपिक से तो गलत नहीं होना चाहिए, तो आपके लिए पीसीएस प्री निकालना कोई बहुत मुश्किल रह नहीं जाता। स्मार्ट पढ़ाई करनी पड़ती है, एक सब कुछ पढ़ना पड़ता है और कुछ चीजों में मास्टरी करनी पड़ती है। ये रूल है पीसीएस प्री क्रैक करने का। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अनंत टॉपिक में से भागते रहते हैं, वो नहीं करना। ठीक है, तो 50 एमसीक्यू हैं और इसमें क्या है कि जितने टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सबसे एक एक सवाल लेने की कोशिश की है। लेवल इजी है, इजी लेवल है, कोई मुश्किल लेवल नहीं है। पहला है रहेगा, इसके बाद धीरे करके मैं उसको हार्ड लेवल कर दूंगा मैं। तो आप क्वेश्चंस यहाँ पर जो हैं 16 सितंबर है आज यहाँ पर, इसमें हम देखेंगे और मैं चाहता हूं कि आप जो है क्वेश्चंस को खुद भी यहाँ पे करो। अंत में मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, साथ में जो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है उसको आप अपने नोट्स से भी पढ़ो। मकसद यहां पर यह है कि उन टॉपिक्स को जानना और उन सवालों करना और थ्योरी पढ़ना। ठीक है, सवाल ये रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, आप इसके चक्कर में सोचो कि रिपीट कर जाएंगे। यहां से प्रैक्टिस कराई जा रही है कि वो टॉपिक आपको आता कि नहीं आता है। ठीक है, तो पहला सवाल आपको यहां पर है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। तो अनुच्छेद 370 जो है वो हमारा सबको पता है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये अनुच्छेद की बात हो रही है। 2 से 3 सवाल अनुच्छेद पे आते हैं, तो 370 जो है अभी आपको 371 ए के जो ए से लेकर जो बाकी तक होते हैं, जी तक, एच तक होते हैं, वो भी आपको याद करने हैं। एग्जाम में ये इसके आने की संभावना बहुत है, आ भी चुका है। फिलहाल यहाँ पर जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देता है। मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा कौन देता है, तो हमें पता है कि आर्टिकल 21A जो है वो आपका राइट टू एजुकेशन में आता है। आर्टिकल 21A कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा इसके अंदर। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, मेरा मकसद 50 क्वेश्चन फटाफट खत्म करना है। आप थ्योरी जो है वो बाद में पढ़ लेना इसके अंदर। भारत में राष्ट्रपति किस प्रकार के कार्यपालिका का प्रमुख होता है। किस प्रकार का प्रमुख है, वास्तविक है कि नाम मात्र का है कि निर्वाचित है कि पूर्ण रूप से, किस प्रकार का हेड ऑफ स्टेट कौन से प्रकार का है, ये एग्जीक्यूटिव का, तो वो है आपका नाम मात्र का। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल जो कहते हैं ना कि रियल पावर जो है वो प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। ठीक है, ये अगर राष्ट्रपति हो गया, लेकिन जो उसके नीचे प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री के साथ जो उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके पास ये मेन पावर होती है। ये रियल पावर है प्रधानमंत्री की, ये पीएम है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है ये नॉमिनल पावर होती है। नॉमिनल यानी कि नाम मात्र की पावर होती है इसके अंदर। ठीक है, देखिए जितने भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पे होंगे। उसको समझते इस तरह से कि मान लीजिए एक घर में दादाजी हैं, उनका बेटा है, तो अगर शादी का किसी कार्ड आएगा घर में तो वो दादाजी के नाम पे आएगा। दादाजी बिल्कुल बीमार है, दुखी है, मतलब बीमार है, कुछ एक्टिव नहीं हो सकते, लेकिन जब तक वो जीवित है शादी का कार्ड दादाजी के नाम पे आएगा। लेकिन शादी में जाना है या कितना व्यवहार करना है, क्या करना है, ये पापा डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर दादाजी हो गए राष्ट्रपति, उनके नाम पर सारी एक्टिविटी होगी। और मेन पापा हमारे घर के हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ प्रधानमंत्री हो जाते हैं। मौलिक कर्तव्यों संविधान किस भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य पता ही आपको। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज वो आपके 4A में है। और ये कौन से अनुच्छेद से जोड़ा गया, ये आपको बताना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये 4A आया है। 4A मूल संविधान में नहीं है, बाद में आया है। कौन संविधान में किस उससे आया है आपको बताना है। वित्त आयोग की सिफारिशों को कौन सा करता है। वित्त आयोग जो होता है, फाइनेंस कमीशन, कौन सा आर्टिकल है, 280। ठीक है, 280 आर्टिकल है। ठीक है, और आर्टिकल 280 में यह है कि एक फाइनेंस कमीशन होगा। ठीक है, और उसका काम ये होगा कि जितना भी रेवेन्यू आता है, टैक्स रेवेन्यू आता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो सेंटर और स्टेट के बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये काम वित्त आयोग का है। और ये अपनी रिपोर्ट जमा तैयार करता है। उसकी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति जो है स्वीकार करता है, और राष्ट्रपति का काम ये होता है कि वो रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखे, टेबल करे उसे। लेकिन रिपोर्ट वित्त आयोग जो है वो राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का काम यह है कि वो टेबल पे जाती है पार्लियामेंट की, ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल संबंधित है, आर्टिकल 352।
आर्टिकल 360, आर्टिकल 356। तो आप जैसे यहाँ तीनों देख रहे हो कि हमारे आपातकाल से संबंधित तीनों ही हैं यहाँ पर, ठीक है। आर्टिकल 352 आपका नेशनल इमरजेंसी हो जाता है, आर्टिकल 356 आपका राष्ट्रपति शासन हो जाता है, और आर्टिकल 360 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है इसके अंदर। अभी तक ये इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है। सबसे ज्यादा इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अगर संविधान अगर गवर्नर को लगता है कि संविधान जो है वो संविधान के अनुरूप काम नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, आर्टिकल 56 लग जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? फर्स्ट पर्सन, पहला प्रथम नागरिक, फर्स्ट पर्सन कौन कहलाता है? तो सबसे जो बॉस है इस यहाँ पर देश का, वो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वो दादाजी हैं जो सबसे बड़े हैं, तो फर्स्ट पर्सन है, प्रथम नागरिक है, ठीक है, राष्ट्रपति हमारे। अगला सवाल है, संघीय व्यवस्था का विचार भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? संघीय, संघीय मतलब होता है यूनियन, फेडरल यूनियन, ठीक है। फेडरलिज्म का जो है फेडरलिज्म का जो है कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? तो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट जो है वो कनाडा से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको मैं इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ, ठीक है। फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कनाडा से लिया गया है। जो ब्रिटेन है उससे हमारा संसदीय पार्लियामेंट टाइप ऑफ है कि भाई लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, ठीक है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर कुछ पावर जो है वो सेंटर के पास, तो कुछ पावर जो है स्टेट के पास, और कुछ पावर लोकल, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम फेडरलिज्म कहते हैं, इसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। कुछ पावर किसी के पास, कुछ पावर किसी के पास, ये होता है इसको, और ये लिया गया है कनाडा से लिया गया है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत क्या आता है? तो अनुच्छेद 368 का संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे अनुच्छेद के ऊपर सवाल दोबारा पूछा, आसान है अभी फिलहाल, ठीक है। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की कितनी सीटें हैं? मैक्सिमम सीट्स कितनी है लोकसभा की? तो हमें पता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 552 है, मैक्सिमम 552 है। अभी मैक्सिमम इतना नहीं हो रहा है इसके अंदर। अब यहाँ पे हिस्ट्री बात कर लेते हैं। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पिट्स इंडिया एक्ट, अब ये टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि जो संविधान बनने की प्रक्रिया है, विकास संबंधी, संविधान का विकास है, उसके संबंधित सवाल है। तो पिट्स इंडिया एक्ट की बात हो रही है। बोला कब पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट अगर देखेंगे तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ है, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ है, और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ है, ठीक है, ये इसका आंसर है। और पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो कंपनी का जो भी प्रशासन है भारत के अंदर उसको ठीक से रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया, जो काम छूट गया तो वो इसके माध्यम से पूरा करने की कोशिश की गई है। ये एक मत ऐसा एक्ट है जिसके तहत वहां के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है, इन्होंने रिजाइन किया था, क्योंकि ये लोग जो हैं इस बात से लेकर खुश नहीं थे, इस एक्ट से लेकर खुश नहीं थे। तो उनकी पार्लियामेंट यानी ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट के अंदर भारत के किसी कानून की वजह से सरकार या प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया था, वही था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और ये सभी इंपॉर्टेंट जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है हमें। संविधान अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो हमें पता ही है 1930 के अंदर हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? वर्नाकुलर का मतलब है कि लोकल भाषा के अंदर जो है जो पेपर होगा उसका अगर वो जमा कराएंगे सरकार के पास। सरकार ने ऐसा कहा था कि जो लोकल भाषा के जितने भी पेपर होते हैं वो जो छप रहे होते हैं उस समय जब जब अंग्रेजों का रूल था, तो वो लोग अपना जो है एक प्रतियां जो है वो सरकार के पास जमा कराएंगे। सरकार मॉनिटरिंग करेगी कि ये लोग सही काम कर रहे हैं, सही खबरें छाप रहे कि नहीं छाप रहे। तो इसमें बड़ा विवाद हुआ था, और ये लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था। लॉर्ड लिटन जो थे उनके टाइम पर ये चीज आई थी, लॉर्ड लिटन के टाइम पे आई थी, ठीक है। और एक है आपका अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, ये आजकल इस नाम से नहीं आती, एबीपी न्यूज से आती है, लेकिन अमृत बाजार पत्रिका जो थी ये पहले जो थी वो बंगला भाषा में थी, और रातों रात जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई थी। यानी इसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की वजह से अमृत बाजार पत्रिका जो पहले बंगाल में छपती थी उसने अपने आप को इंग्लिश में ट्रांसलेट कवर कर लिया, और इससे वो एक्ट से बच गई थी। वो अलीपुर बम केस जो है वो उससे संबंधित कौन है? तो है अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है जो बाद में सन्यासी बन गए, ठीक है, तो वो अलीपुर बम केस से संबंधित आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? सबको पता है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। सी ऑप्शन, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ओमकेश चंद्र बनर्जी जो है, मुंबई में अधिवेशन हुआ था 1885 के अंदर, ठीक है, उसमें डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और
72 लोग इसमें थे और इसके अंदर ये भी था कि ठीक है, चलिए बात करेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस नाम से प्रसिद्ध है? ये तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जो है उसका एक नाम और दिया है, इसका नाम है मॉर्ले मिंटो सुधार। ठीक है, ये 1909 का है। मॉन्टेग्यू चंद्रशेखर सुधार है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में माना जाता है। ठीक है, मॉर्ले मिंटो सुधार जो है इसमें आपका मॉर्ले जो है वो आपके सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, इंडियन सेक्रेटरी थे, और मिंटो जो थे, लॉर्ड मिंटो, वो आपके वॉइसरॉय थे। तो दोनों ने मिलकर सुधार को पेश किया था और इसकी खासियत थी इसके अंदर जो मुस्लिम थे उनको सेपरेट इलेक्ट्रोल दिया गया था, यानी कि अलग से वो मुसलमान जो हैं अपने ही लोगों को चुन सकते हैं, यानी मुसलमान के नेता चुनेंगे। ये सेपरेट इलेक्ट्रोशन का जो कॉन्सेप्ट था वो मॉर्ले मिंटो सुधार से ही आया और ये इसकी खासियत रही है, जो बाद में और भी जातियों को बटा। नमक सत्याग्रह का आरंभ किस स्थान पे हुआ? तो जो आरंभ हुआ है नमक सत्याग्रह का वो साबरमती आश्रम से शुरू होता है और वो दांडी तक पहुंचता है। ठीक है, तो साबरमती आश्रम में गांधी जी ने स्टार्ट किया था नमक सत्याग्रह सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के समय। रॉलेट एक्ट का पारित हुआ। रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ है वो 1919 में किया गया था। इसके अंदर ये था कि भैया नो वकील नो दलील, यानी कि अगर सरकार को किसी पे शक है तो वो जो है किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, और उसमें कोई भी आपका उसे वो वकील नहीं करने का अलाउ था, ना दलील देने का अलाउ था, और बस वो जो मर्जी आके कर सकते। तो इस तरह का डेक्रोरियन एक्ट था जिसके खिलाफ जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे और फिर वहां पर वो जलियांवाला बाग कांड हो गया था। तो ये 1919 की बात है। ये गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो गदर पार्टी जो है वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी जो है स्थापना होती है। लाला हरदयाल वगैरह इसके जुड़े हुए थे। ठीक है, अमेरिका से गदर पार्टी जुड़ी थी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो बेसिक सा सवाल था, लेकिन इस गदर पार्टी से जुड़ा हुआ बहुत सारे सवाल एग्जाम में आते रहते हैं। थोड़ा सा डिटेल में जाइएगा, अंदर डेप्थ में जाइएगा, क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? अच्छा, तो 1907 में हुआ। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन होता है। ठीक है, नरम दल और गरम दल के बीच में ये विभाजन होता है। नरम दल कौन रूल करे, कांग्रेस को कौन रूल करेगा, नरम दल या गरम दल? ठीक है, और इसमें रास बिहारी बोस जो है वो इसके हेड रहा है 1907 में थे। ठीक है, 1907 के अंदर सूरत के अंदर, और ये सूरत के अंदर हुआ था, ये सूरत में अधिवेशन था, और बल्कि निरस्त भी हो गया था, मतलब पूरा हुआ भी नहीं था, विभाजन हो गया, दो नरम दल और गरम दल में डिवाइड हो गया था, और अंत में जो कांग्रेस थी वो नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी, गरम दल वाले बाहर हो गए थे। यूपी से जीके है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन है? आपको सबको पता है, यूपी का सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बदली गई? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है 1937 में बदली गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी बदली गई है। ठीक है, कतरनी घाट अभयारण्य, कतरनिया घाट अभयारण्य कहाँ पर है? तो कतरनी घाट अभयारण्य जो है बहराइच के अंदर। आप ये बहुत अच्छे सिंपल सिंपल सवाल है जो एग्जाम में आते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद कुल कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें जो हैं वो हैं लगभग 100 सीटें हैं। ठीक है, लगभग 100 सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अंदर है। 403 आपकी विधानसभा में 403 है, विधान परिषद के अंदर आपकी 100 है। ददुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ददुआ नेशनल पार्क जो है आपको पता ही है, वो फेमस जो है वो फेमस है आपके लिए शेरों के लिए फेमस है। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था। ठीक है, वाराणसी के अंदर हुआ था। बचपन यहाँ बीता, फिर झांसी चली गई थी, वाराणसी के अंदर हुआ था। कॉन्ट्रोवर्शियल कन्हार परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जुड़ी है सोनभद्र से। सोनभद्र की कन्हार परियोजना है, कभी चलती है, बंद रहती है। ठीक है, कॉन्ट्रोवर्शियल है, थोड़ा सा वहां पर डिस्प्यूट रहता है, और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये, सोनभद्र का है, ये सोनभद्र के अंदर है ये। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है बारहसिंघा है। बारहसिंघा जो है राष्ट्रीय पशु है। रामगढ़ ताल, ओके, रामगढ़ ताल बहुत इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ ताल कहाँ स्थित है? गोरखपुर। रामगढ़ ताल कहां पर है? गोरखपुर में है ये। अच्छा सवाल है ये, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है?
सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर जो है इस समय वो है कानपुर। कानपुर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है इस ऑप्शन के हिसाब से। तो वैसे गाजियाबाद भी ऑप्शन आ सकता है, लेकिन कानपुर इसका ऑप्शन है। ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, एनवायरमेंट ज्योग्राफी के कुछ 10 सवाल हम देख चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के साथ कौन सा है? राज्य तो पता ही आपको, राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य। गंगा नदी का उद्गम कहां पर हुआ था? तो गंगोत्री से हुआ था। आसान क्वेश्चन है। भाखड़ा नंगल डैम किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर स्थित है वो। मैं टिक नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम लग रहा है इसके अंदर। आसान सवाल है ये। सुंदरवन किस राज्य में है? सुंदरवन आपको पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा। बी पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा। कच्छ का रण कहां पर है? सबको पता है, गुजरात के अंदर। ये सिंपल सवाल है, ये बहुत सिंपल सवाल है। इसमें पहला ऑप्शन ज्यादा सुने। मानस नेशनल पार्क कहां पर? तो मानस नेशनल पार्क आपका ए आसाम के अंदर है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस, अभी सवाल आ गया थोड़ा सा। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। 5 जून को स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, 5 जून 1972। 72 स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था। ठीक है। तो इसीलिए 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर। ओजोन दिवस इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ओजोन दिवस 16 सितंबर है आपका। काजीरंगा नेशनल पार्क किससे प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो, एक तो पहली बात है कहां पर, तो है तो ये आसाम के अंदर है, तो ये आसाम में। ठीक है तो आसाम में। और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है ये काजीरंगा नेशनल पार्क। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो नर्मदा जो है वो सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम से संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट ये है कि जो डैम की जो हाइट इतनी ज्यादा है कि डैम के जो पीछे जो रिजर्वायर बनता है उससे बहुत सारे गांव जो है वो ढह जाते हैं। तो अभी क्या हुआ कि डैम की ऊंचाई और बढ़ रही, जब डैम की ऊंचाई और बढ़ेगी तो और बड़ा रिजर्वायर चाहिए होगा। ठीक है। इससे और गांव जो है वो हो जाएंगे। इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है चला हुआ है। और मेधा पाटकर जो है, मेधा पाटकर वो इससे संबंधित हैं ये। अब इकोनॉमिक्स के कुछ सवाल आते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है वो 2014 में शुरू होता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में होती जाती है, बताइए, ये आसान सवाल है। ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा से प्रधानमंत्री रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आयोग का सवाल। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। अप्रत्यक्ष टैक्स है ये, इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट नहीं लगता, इनडायरेक्ट टैक्स है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां है? तो वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस, ओके, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वो है आपका जिनेवा के अंदर। वर्ल्ड बैंक जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। यूनेस्को का यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो ये है पेरिस के अंदर। पेरिस यूनेस्को का। तो आपका वर्ल्ड बैंक का आपका जिनेवा के अंदर हो गया और यूनेस्को का आपका पेरिस के अंदर हो गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, यह सवाल आती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो आपका वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कंफ्यूजन हमेशा यहाँ पे और इस पे रहता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। एसडीजी का उद्देश्य क्या है? पहला देखिए 17 एसडीजी होते हैं, तो पहला पूछा गया रहा है एसडीजी 1 का उद्देश्य क्या है? तो गरीबी समाप्त करना। 48 का ए, गरीबी समाप्त करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2015। ठीक है। 2015 नहीं है, 2016 है, 2016 सॉरी। फसल बीमा योजना 2016, 2016। G20 शिखर सम्मेलन 24 कहाँ हुआ? तो 24 जो है वो आपका नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। तो ये सवाल फटाफट देख लिया हम लोगों ने, इसकी उत्तर कुंजिका यहाँ पर ये दी हुई है। ये जो है ये आप पीछे का टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं। ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीछे गुरु जी का है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही था। बहुत बेसिक सवाल थे, मुझे पता बहुत आसान सवाल थे,
मैं धीरे-धीरे स्तर बढ़ा रहा हूँ आपको, थोड़ा-सा आप हैबिचुअल आप हो सकता है 2-4 दिन के बाद बहुत ही उच्च कोटि के सवाल आपको दिखाई देखने को मिलें। क्योंकि पीछे से ध्यान रखिए, पीछे में सिर्फ़ मुश्किल सवाल नहीं आते, पीछे से आसान सवाल भी बहुत सारे आते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है मुश्किल सवाल की जगह ध्यान इतना रहता है कि हम आसान सवाल गलत कर देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए ये इस तरह के सवाल भी मैंने आपको दिए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।